आज हम पढ़ेंगे हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ और उससे संबंधित कुछ फार्मूले देखेंगे और उसके साथ हम करेंगे कुछ एक्सरसाइज। ये फार्मूले सभी हम आपको बताएंगे एक ट्रिक के माध्यम से, यानी केवल एक बार आपको देखना है वीडियो, फार्मूले आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, श्री शिव साई कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विष्णु सारस्वत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, जो कि होता है 3D आकृतियां जो होती हैं उसी को कहते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं ठोस ज्यामितीय आकृतियां। जैसे बेलन हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, ये सभी क्या कहलाती हैं? ये 3D आकृति या ठोस ज्यामितीय आकृतियां कहलाती हैं। बहुत बच्चे ये नहीं जानते हैं तो वो जान ले। चाहे कहा जाए कि चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ या फिर 3D आकृति या ठोस ज्यामितीय आकृति, ये तीनों सेम ही हैं। आपको पढ़ना वही है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, यही सब आपको पढ़ना है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं 3D या ठोस ज्यामितीय आकृतियां होती क्या हैं। तो ठोस ज्यामितीय आकृतियां क्या होती? त्रिविमीय आकृतियां ठोस ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। यानी जो 3D आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, वो क्या होगी? ठोस ज्यामितीय आकृति होगी। आगे देखते हैं, ये लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई से बनी होती हैं। ठोस ज्यामितीय आकृतियां किससे बनी होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी उसमें क्या होगा? लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और क्या होगी? साथ में ऊंचाई होगी। इसके उदाहरण है जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया। ये सभी क्या हैं? ठोस ज्यामितीय आकृतियां हैं। अब आइए देखते हैं इसमें किनारा क्या होता है और पृष्ठ क्या होता है, फलक क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, सतह क्या होती है, इन सबको देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किनारा या कोर। तो किनारा या कोर क्या होता है? दो सतहों के मिलने से कोर बनता है। दो सतह जहां मिलेंगी वहां क्या बनेगा? एक कोर बनेगा। यानी पहला क्लियर हो गया। दूसरा क्या होता है? पृष्ठ या फलक। किसी ठोस समतल के बहुभुजीय क्षेत्रफल को पृष्ठ या फलक कहते हैं। कोई भी समतल है उसका जो बहुभुजीय क्षेत्र होगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फलक कहते हैं। अगला क्या है? अगला है शीर्ष। शीर्ष क्या होता है? तो शीर्ष बहुत आसान है। शीर्ष किसे कहते हैं? जहां दो या दो से अधिक कोर मिलते हैं उसे क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। जहां दो या दो से अधिक कोर मिलेंगे उसे क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। तो अगला ये देखते हैं, अगला क्या है? सतह। सतह क्या होती है? ठोस वस्तुओं के पृष्ठों के फैलाव को क्या कहते हैं? सतह कहते हैं। यानी जो ठोस वस्तुएं होंगी उनके पृष्ठों के फैलाव को क्या कहेंगे? सतह कहेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे घन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? घन पढ़ेंगे। तो आइए घन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले घन की परिभाषा क्या होती है? छह समान। घन की परिभाषा क्या होती है? छह समान और वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। यानी जब छयों समान होंगी तो क्या होगा? घन होगा। जब समान नहीं होंगी तो क्या होगा? वो घनाभ हो जाता है। तो घन में सबसे पहले आपको याद रखना है कि घन की सभी विमाएं समान होती हैं। यानी L, B, H, A सभी क्या होंगे? एकदम समान होंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a²। ए का मतलब क्या है? भुजा। ए का मतलब क्या है? भुजा का वर्ग। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। किसी भी ठोस का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? लंबाई लेते हैं, चौड़ाई लेते हैं। क्या लेते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों लेते हैं। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है? बराबर है। तो क्या हो जाएगा? भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी क्या हो जाएगा? ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब हो जाएगा। अगला क्या है? घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है? √3 इंटू भुजा, यानी √3 इंटू ए। ये क्या हो जाएगा? घन का विकर्ण हो जाएगा। अब आइए अगले फार्मूले पे चलते हैं। तो अगला फार्मूला क्या है? इसी में पहले थोड़ा और देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें किनारे कितने होते हैं? तो किनारा या कोर कितने होते हैं? 12। घन में कोर कितने होते हैं? 12 होते हैं। फलक कितने होंगे? फलक होंगे 6 और शीर्ष कितने होंगे? शीर्ष होंगे 8। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है घनाभ। नेक्स्ट क्या है? घनाभ, या इसी को क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं।
इसमें क्या है, 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति को क्या बोलेंगे, घनाभ बोलेंगे। तो आइए अब देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, आप ऐसे याद कर लें, एल होगा, बी होगा और एच होगा। इधर आइए लिखते हैं, एल हो गया, बी हो गया और एच हो गया। तो दो दो को ले लेना, एक बार एल बी लेंगे, फिर बी एच लेंगे और फिर क्या लेंगे, एच एल लेंगे। यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। तो बहुत आसान है, पहले लंबाई चौड़ाई ली गई, उसके बाद चौड़ाई ऊंचाई ली जाएगी, फिर ऊंचाई और लंबाई ली जाएगी। क्या हो जाएगा, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। अब आइए देखते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी एल बी एच। आपको याद भी हो गया होगा घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगला है घनाभ कमरा के चारों ओर का क्षेत्रफल। घनाभ कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी क्या हो जाएगा 2l प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होगा, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी रूट हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसान है, आपको याद भी हो गया होगा। इसका एक एक करके सारा वीडियो बनेगा मेंसुरेशन का। घन अलग बनाएंगे, घनाभ अलग बनाएंगे, बेलन अलग, शंकु अलग, सब बनेगा। लेकिन ये सीटेट के लिए है, तो केवल आपको क्या थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जब कंप्लीट इसका वीडियो बनेगा तो आप चाहे जिस परीक्षा के लिए दें, तो आपको केवल फार्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, केवल आपको क्या करना है, वीडियो देख लेना है, आपको फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं घनाभ में कितने किनारे होते हैं। तो घनाभ में कितने, 12 किनारे होते हैं। घनाभ में पृष्ठ या फलक कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। और घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं, तो शीर्ष 8 होते हैं। तो आपको आसानी से याद हो गया होगा, घन और घनाभ में दोनों में सेम ही होते हैं, कुछ अंतर नहीं होता है। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, बेलन। तो बेलन होता क्या है, आयताकार वस्तु के एक सिरे को स्थित करके दूसरे सिरे को लंबाई या चौड़ाई के परितः घुमाने पर निर्मित आकृति को क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। जिसके परितः घुमाया जाता है वह बेलन की क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो बहुत आसान है, क्या है परिभाषा, आयताकार वस्तु के एक सिरे को स्थित करके दूसरे सिरे को लंबाई या चौड़ाई के परितः घुमाने पर निर्मित आकृति को क्या बोलते हैं, बेलन कहते हैं। अब आइए इसके फार्मूले देख लेते हैं। पहले आइए देखते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, आधार की परिधि हो जाएगा गुणे ऊंचाई हो जाएगी। तो आधार की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। और आधार की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। और गुणे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा फार्मूला, 2 पाई आर एच हो जाएगा। यानी बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। अगला क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या लिया जाएगा, वक्रपृष्ठ होगा और दोनों सिरों का क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है, अभी हमने निकाला है 2 पाई आर एच होता है। और दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होगा, एक सिरे का होगा पाई आर स्क्वायर और दोनों सिरों का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई आर एच हो गया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एच प्लस आर बचेगा। बहुत आसान है, दोनों फॉर्मूले याद हो गए होंगे आपको। अगला है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल लिया जाएगा और ऊंचाई ली जाएगी। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई का क्या होगा, एच हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अगला है बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ की ऊंचाई अगर आपको ज्ञात करनी तो वो क्या होगी, बेलन की ऊंचाई की क्या होगी, बराबर होगी। अगला है बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ का आधार वर्ग होगा और आधार वर्ग की भुजा क्या होगी, √2 इंटू आर होगी। क्या होगी, √2 इंटू आर होगी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, शंकु। शंकु क्या बोलते हैं, कोण भी बोलते हैं। अब आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। शंकु होता क्या है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा के परितः घुमाने से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। यह एक निर्मित आकृति होती है। क्या होता है, ये एक निर्मित आकृति होती है। बहुत आसान है,
समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा के परितः घुमाने से निर्मित आकृति को क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। अब आइए इसके फार्मूले देखते हैं। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होती है? शंकु की तिरछी ऊंचाई देखिए, शंकु की तिरछी ऊंचाई ये है। हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लिखे हैं तो क्या होता है? लंब व आधार के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो लंब और आधार इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण, यानी कर्ण को क्या लिखा जाता है? एल लिखा जाता है। और लंब और आधार, लंब क्या है? आर है, आधार क्या है? एच है। इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है। यहाँ वर्ग लगेगा, अगर हम वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बहुत आसान है, आपको याद रहेगा। याद ये रखना है कि ये क्या तिरछी ऊंचाई क्या होती है? मान लीजिए कर्ण होती है, उसी से निकाला ही जाता है। ये क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण, अगर कर्ण का मान हम निकालेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है इसमें? एच है। लंब क्या है? एच है। आधार क्या है? आर है। तो बहुत आसानी से याद हो गया, एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगला देखते हैं, शंकु की तिरछा पृष्ठ। शंकु का तिरछा पृष्ठ या शंकु का वक्र पृष्ठ कहिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। अगला ये देखते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ में क्या करेंगे? सबसे पहले तिरछा पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ ले लेंगे, फिर आधार का क्षेत्रफल ले लेंगे। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं। जब पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? देखिए, पाई आर इसमें भी कॉमन, पाई आर इसमें भी कॉमन, तो इसमें क्या बचा? एल बचा, तो यहाँ एल लिख दिए। और इसमें स्क्वायर है आर का, तो यहाँ क्या बचेगा? आर बचेगा, तो आर लिख दिए। यानी पाई आर हो जाएगा, एल प्लस आर हो जाएगा। बहुत आसान है, याद भी हो गया होगा। अगला ये देखते हैं, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबवत ऊंचाई। तो 1/3 हो गया। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और ऊंचाई क्या होती है? एच होती है। ये भी आपको याद हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? गोला। तो आइए गोला की परिभाषा देखते हैं। तो गोला की परिभाषा क्या होती है? वृत्त को व्यास के परितः घुमाने से बनी आकृति को क्या कहेंगे? गोला कहेंगे। यह क्या होती है? एक त्रिविमीय आकृति होती है, और इसमें आर क्या होती है? गोले की त्रिज्या होती है। अब आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर गोलीय कोष की अगर हम बात करें, गोलीय कोष का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब होता है। अगला है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अगला है समतल परिच्छेद की त्रिज्या। समतल परिच्छेद की त्रिज्या क्या होगी? आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, वो भी किसमें? अंडर रूट में, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? पासा। नेक्स्ट क्या है? पासा है। पासा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पासा के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले पासा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पासा को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। पासा को क्या बोलते हैं? डाइस बोलते हैं। अब आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले पासा होता क्या है? तो पासा घन या घनाभ के आकार की एक आकृति होती है। ये क्या होता है? घन या घनाभ के आकार की एक आकृति होती है। इसमें कुल 6 सतहें होती हैं। इसमें सतहें कितनी होती हैं? 6 होती हैं, किंतु एक चित्र में सिर्फ 3 सतहों को ही दर्शाया जा सकता है। अतः पासा के सभी सतहों को दर्शाने के कम से कम 2 चित्र आवश्यक होते हैं। यानी अगर कोई पासा को आपको पूरा दर्शाना है तो क्या करना है? 2 चित्र आपको जरूर बनाने पड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात कि पासा में गुड लक लिखा हुआ है, तो आपको भी गुड लक, और आपका जो भी पेपर हो उसमें आप सफल हो।
अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, यानी इससे संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले हम 5 वीडियो पढ़ चुके हैं। सीटेट की ये फ्री ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये फ्री ऑनलाइन कोर्स। सभी कोर्स पेड हैं, लेकिन केवल आपको श्री शिव साई कोचिंग से फ्री ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है, वो भी एकदम कंठस्थ रूप में। ये मान के चलिए कि हर एक वीडियो को बनाने के लिए 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो क्या करना है, केवल आपको पढ़ाई करना है और अच्छे नंबर लाना है। हमारा टारगेट है 125 प्लस अंकों का। सीटेट 2020 की सिलेबस पर आधारित फ्री ऑनलाइन कोर्स की ये 6वीं क्लास थी। इसमें आपको हमने पढ़ाया हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, या इसी को बोलते हैं 3D आकृति या 3D ठोस ज्यामितीय आकृति। इसमें हम पढ़े हैं घन, घनाभ पढ़ा हमने, गोला पढ़ा, शंकु पढ़ा, बेलन पढ़ा, इन सब चीज़ों को पढ़ा। और इससे 1 से 2 नंबर हर बार सीटेट की परीक्षा में जरूर आते हैं। तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करिए और उसका निदान किया जाएगा। और कोई भी चैप्टर अगर आपका कमज़ोर है, वैसे तो पूरा सिलेबस हम पढ़ाने वाले हैं, अगर कोई भी आपका चैप्टर कमज़ोर है तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है। कमेंट में बताना है कि सर ये चैप्टर मेरा कमज़ोर है, तो वो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। इसके पहले सीटेट के 5 वीडियो बन चुके हैं मैथमेटिक्स के। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, आप उससे ज़रूर देखना। उससे आपको स्कोर करने में बहुत मदद मिलेगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।